हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में 3 मार्च को आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्योंकि इसमें से पक्का है कि आपके 10-15 क्वेश्चन फंसने ही फंसने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही चूज करके बनाए गए हैं। दोस्तों देखिए, इसको पूरा इस वीडियो को वॉच कीजिए और पूरे क्वेश्चन के आंसर कमेंट कीजिए और मैं आंसर बताते चल रहा हूँ आपको। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि साइमन कमीशन कब आया, यानी साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 में आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 में भारत आया था। दूसरा है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, तो जो वंदे मातरम गीत के लेखक हैं कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्या है, वंदे मातरम गीत के लेखक हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि विश्व बैंक और IMF ने किस वर्ष में कार्य शुरू किया था, तो 1945 में इन्होंने कार्य शुरू किया था। किसमें, 1945 में विश्व बैंक और IMF ने काम शुरू किया था। दोस्तों देखिए तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, चौथा क्वेश्चन है आपके पास कि ग्रीन बेल्ट हरित पट्टी आंदोलन का संबंध निम्न में से किस देश से है, यानी जो हरित पट्टी का आंदोलन, हरित पट्टी आंदोलन है उसका संबंध किस देश से है, तो उसका संबंध क्या नेपाल से है कि बोल्विया से कि केन्या से कि भारत से, तो जो इसमें केन्या है वो क्या है, राइट ऑप्शन है, यानी कि केन्या से है। देखिए पांचवा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई, 1945 में हुई। ओके दोस्तों, देखिए छठवां क्वेश्चन है कि भारत में कितने संघीय राज्य हैं, तो भारत में कितने संघीय राज्य हैं, तो 28 संघीय राज्य हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवां है कि 27 मतलब सत्ता में साझेदारी में से क्या है, यानी सत्ता में साझेदारी निम्न में से क्या है, तो सत्ता में साझेदारी क्या लोकतंत्र के भावना के प्रतिकूल है, कि लोकतंत्र की भावना के अनुकूल है, कि लोकतंत्र के लिए व्यर्थ है, कि लोकतंत्र के लिए नहीं व्यर्थ है नहीं आवश्यक है। तो मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र की भावना के अनुकूल है, क्योंकि अगर जो आप पावर शेयरिंग करेंगे, अगर जो आपके द्वारा पावर शेयरिंग होती है तभी आपका देश चल पाएगा। यानी किसी एक आदमी के मतलब हाथ में सत्ता नहीं रहनी चाहिए, सभी लोगों को पावर शेयर करना चाहिए। ओके, देखिए आठवां है कि काले दास्ताने और बदी मुठ्ठियां किसकी प्रतीक थी, जो काले दास्ताने और बड़ी मुठ्ठियां थी, तो ये लोकतंत्र से आपका लिया गया। लोकतंत्र चैप्टर में जो पीटर नार्मन था धावक, उस चैप्टर से लिया गया है। तो उसमें अश्वेतों की शक्ति को दर्शा रहे थे। जो काले दास्ताने और बधी मुठ्ठियां थी किसको दिखा रहे थे, तो अश्वेतों की शक्ति को। ओके, आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए नौवां क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था निम्न में से किस पर आधारित है, तो लोकतांत्रिक मतलब व्यवस्था किस पर आधारित है, क्या समृद्धि पर, कि धन और बल पर, कि प्रतिभा एवं कौशल पर, कि राजनीतिक समानता पर। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक राजनीतिक समानता नहीं दी जाएगी अगर जो लोकतंत्र में, तो लोकतांत्रिक सरकार का कोई मतलब नहीं है। यानी कि राजनीतिक समानता सबको देनी चाहिए। यानी कि अगर जो आपकी एज है, आप एबल हैं, तो आप भी चुनाव लड़ सकते हैं और आप भी मतलब जितना एक नेता को एक नेता को चाहे एक पार्टी को राइट होता है, अधिकार होता है, उतना आपको आपके भी पास हो। तो देखिए दसवां है कि संविधान में उल्लेखित 3 सूचियों में से किन में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो क्या शिक्षा है, कि कृषि है, कि पुलिस है, कि रक्षा है। तो आपको बता दूं कि जो शिक्षा है वो किसके अंतर्गत आता है, केंद्र और राज्य दोनों के, यानी कि समवर्ती सूची में आता है। जैसे कि शिक्षा में बदलाव केंद्र सरकार भी कर सकती है और राज्य सरकार भी कर सकती है, लेकिन जो केंद्र सरकार करेगी वो मान्य रहेगा। और जो मान लीजिए कि राज्य सरकार वही बदलाव कर रही है, केंद्र सरकार कुछ कर रही कि ये बदलाव नहीं होगा, तो केंद्र सरकार की बात मान्य होगी। यानी कि दोनों का अधिकार रहता है समवर्ती सूची पे। ओके, देखिए 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, यानी आपको कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी बताना है। तो जो काली मिट्टी है वो क्या है, कपास उत्पादन के लिए बहुत ही आपके मतलब उपयुक्त है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 12वां कि मुंबई हाई का संबंध किस देश से है, तो मुंबई हाई का संबंध किस देश से है, तो मुंबई हाई का मतलब मुंबई हाई का संबंध किससे है, देश नहीं था उसमें, सॉरी। मुंबई हाई का संबंध किससे है, तो खनिज एवं तेल से। खनिज तेल वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही, खनिज तेल वाला ऑप्शन सही है। देखिए 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्वर का मध्यम कौन सा है, तो इसमें क्या है, मतलब संचार है। देखिए इसमें थोड़ा सा अलग टाइप से लिखा गया है, मतलब बीच में थोड़ा गैप नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे संचार है। लिखा है कि निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन सा है, संचार का माध्यम कौन सा है, तो दूरदर्शन यानी जो टीवी हो क्या है, संचार का एक माध्यम है, और ये सब तो संचार का माध्यम है ही नहीं। ओके, देखिए 14वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, तो व्यक्तिगत संसाधन यानी जो चारागाह है वो व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। ओके,
अब देखिए 15वां है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा मतलब आरंभ किया गया था। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको आईएमपी करके इसको एकदम याद ही कर लेंगे। आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा क्या हुआ था, चालू हुआ था। भूदान आंदोलन किसके द्वारा चालू हुआ था, तो आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा। ओके, देखिए वस्तु विनिमय संबंधित है, तो वस्तु विनिमय किससे संबंधित है, इसको आप कमेंट करके बताइए कि वस्तु विनिमय किससे संबंधित है। तो वस्तुओं के आदान प्रदान से, जिस चीज का विनिमय आप कर रहे हैं वही वस्तुओं के आदान प्रदान से क्या है, संबंधित है। देखिए 17वां क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो जो उपभोक्ता संरक्षण दिवस होता है वो 15 मार्च को मनाया जाता है, और भारत में किसी दिन मनाया जाता है। आप उसको कमेंट करके बताइए कि उपभोक्ता संरक्षण दिवस भारत में कब मनाया जाता है। मैंने विश्व स्तर पे बताया कि 15 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों फटाफट से कमेंट कीजिए। देखिए 18वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का समावेश है, 22 भाषाओं का। देखिए 19वां क्वेश्चन है कि लोक नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई। तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2005 में हुई, 2005 में हुई। ओके, देखिए 20वां क्वेश्चन है कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है। मतलब जो बेल्जियम में सरकार है उसमें किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है, क्या विभिन्न समूहों और सामाजिक समूहों के बीच है, कि शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। तो क्या है, शासन और एवं विभिन्न अंगों के मध्य है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। मतलब इसमें से कुल सारे सही लग रहे हैं, लेकिन इसमें से शासन एवं विभिन्न अंगों के मध्य क्या होगा, सही होगा। देखिए 21वां है कि निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। तो यूगोस्लाविया जो है उसको, मतलब उसकी जो बोला है कि निम्नलिखित में से किस देश का धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा, तो यूगोस्लाविया पे। ओके, देखिए 22वां है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती होती है। तो जो उत्तराखंड आपका है उसमें सोपानी सीढ़ीदार खेती होती है। ओके, देखिए 23वां क्वेश्चन है आपके पास कि इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल है, रबी की फसल। तो रबी की फसल कौन सी है, इसमें से क्या दालें हैं, मक्का है, चना है या कपास है। आप कमेंट करके बताइए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि इसमें से रबी की फसल कौन सी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस समय गेहूं उगाया जाता है, मतलब ये गेहूं उगाया जाता है उस समय जो भी मतलब उगाया जाता होगा वही रबी की फसल होगी। तो रबी की फसल कौन है इनमें, मतलब रबी की फसल है तो उसको कमेंट करके बताइए कि इनमें से रबी की फसल कौन है। देखिए 24वां है कि निम्नलिखित चट्टानों में से किस देश की चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण एवं संचयन होता है। तो तलहटी या तलहटी चट्टानों, ठीक है। देखिए 25वां है कि निम्नलिखित में से काली मिट्टी मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। तो राजस्थान में, कि झारखंड में, कि महाराष्ट्र में, कि जम्मू और कश्मीर में। तो जो महाराष्ट्र हो क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। साथ ही साथ गुजरात में, आप इसे याद कर लेंगे। ओके, देखिए अब यहाँ पे हमारे पास 26वां क्वेश्चन है कि संघात्मक शासन प्रणाली के अधिकारों का विभाजन होता है। जो संघात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें अधिकारों का विभाजन किस प्रकार से होता है। तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य। ओके, ये वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। तो पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है, हिमनद है। यानी जब बर्फ उस पे से बर्फ पानी की तरफ बह के नीचे आती है तो उसके साथ क्या होता है, मतलब उस मृदा का अपरदन होता है, पर्वतों की मृदा का अपरदन होता है। ओके, 28वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है, क्या डेयरी है, कि परिवहन है, कि कपड़ा उद्योग है, कि बैंक सेवाएं हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है, तो जो डेयरी उत्पादन है वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। ये सब द्वितीयक में आएंगे, सेवा क्षेत्र में आएगा, ये भी सेवा क्षेत्र में। परिवहन सेवा क्षेत्र, बैंक सेवाएं सेवा क्षेत्र, कपड़ा उद्योग द्वितीयक, और ये प्राथमिक में आएगा। ओके, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर इसको बता देता हूँ कि ये आएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र में, ये आएगा आपका द्वितीय क्षेत्र में, और ये आएगा आपका तृतीय क्षेत्र में। ये दोनों किस में, तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, इसलिए मैंने सेवा क्षेत्र को बोला। इन दोनों को आप कंफ्यूज ना हो। ओके, देखिए 29वां है कि सामान्य सामान्य किस देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित करता है। जो कोई देश होता है उसकी जीडीपी या उसका जो विकास होता है किस पर आधारित करता है। तो किस पर, प्रति व्यक्ति आय पर, कि औसत आय की साक्षरता पर, कि लोगों की स्वास्थ्य और स्थिति पर, कि उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। यानी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़िया रहनी चाहिए, औसत साक्षरता दर रहनी चाहिए, और लोगों की स्थिति, मतलब क्या, मतलब स्वास्थ्य और स्थिति अच्छी होनी चाहिए। देखिए 30वां क्वेश्चन है कि उदारीकरण का क्या अर्थ है। तो उदारीकरण का क्या अर्थ है इसको आप कमेंट करके बताएंगे। इसको मैं छोड़ रहा हूँ 30वें क्वेश्चन को, 30वें क्वेश्चन के आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप बताइए तीसरे क्वेश्चन को।
कि उदारीकरण का क्या अर्थ है। सो दोस्तों अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर जो आपकी इसको मतलब अगर जो आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करिए, तभी आपको पीडीएफ मिलेगी। और अपने कम से कम इसकी वाचिंग आप लोग कम से कम 200-300 पार करवाइए और 50 लाइक्स करवा दीजिए, ज़्यादा नहीं बस 50 लाइक। तो दोस्तों अगर जो आपको 50 लाइक करवा दिए तुरंत पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा आपको इसका, और आप रात में इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सो दोस्तों थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर, जय हिंद जय